नमस्कार, राम राम। आप सभी का मेरे चैनल लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मेरे गेस्ट हैं रविंद्र पंचोली सर और आज हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में एक वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जो कवर करेगा वक्फ बोर्ड से लेकर जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन हुआ है, जो डिप्टी सीएम वहाँ के हिंदू बने हैं उनके बारे में और आज जो हरियाणा में इस समय स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है, बीजेपी थर्ड टाइम उसमें आई है, उन सबको चीज आज हम कवर करेंगे एक छोटे से वीडियो में। रविंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत सर। सर मैं सबसे पहले वक्फ बोर्ड पे बात करना चाहूंगी आपसे कि वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत सारा तहलका मचा हुआ है और विपक्ष जो है बिल्कुल जैसे लगता है कि उसको कहीं पे उसकी पूंछ के ऊपर पैर रख दी गई है और वो बहुत परेशान हो गया है। विपक्ष क्यों इतना परेशान है वक्फ को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के सर? देखिए, विपक्ष को लग रहा है कि उसका जो वोट बैंक है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। उस वोट बैंक की संतुष्टि के लिए ही 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बिल लेके आया था। वो उस समय ये था कि जो पाकिस्तान से भाग के मुसलमान आए थे, जो भी आए थे, वो उनकी संपत्ति, मतलब यहाँ से जो पाकिस्तान भाग के गए थे, उनकी संपत्तियों की रक्षा के लिए एक वक्फ काउंसिल बनाई कि वो उन संपत्तियों की रक्षा करेगी और जो गरीब मुसलमान यहाँ रह गए हैं उनका देखभाल करेगी, उनको मदद करेगी। उसके बाद 1974 में फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ। 1995 में नरसिम्हा राव ने इसको बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी और 2013 में तो यूपीए गवर्नमेंट ने इनको असीमित शक्तियां दे दी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं कोई सुनवाई नहीं। मतलब ये हो गया कि जहां हाथ रखते सरे भूमि गोपाल की, जहां पे हाथ रख दो वो भूमि भगवान की हो गई, ये वक्फ बोर्ड की हो गई। आज आप जिस घर में रह रहे हैं, कल से उनकी मर्जी हो जाए वो बाहर बोर्ड लगा देंगे कि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। तो ये जो मनमानी चला रहे थे और जो 20% वोट के लिए उन्होंने जो इतने सालों से तुष्टीकरण की राजनीति खेली है, उस पर बड़ी भारी चोट होने वाली है। कल आपने देखा होगा जो एलडीयूएफ के नेता हैं बदरुद्दीन चौधरी करके, असम के नेता बदरुद्दीन, उन्होंने कहा कि साहब दिल्ली एयरपोर्ट भी वक्त की प्रॉपर्टी है, संसद भवन भी वक्त की प्रॉपर्टी है। अब लोग नहीं जागे हिंदू तो ये समझने के ये किस स्थिति में ले जाने की तैयारी हो रही है। पूरा का पूरा विपक्ष आप किसी देश में देख लें, अपने देश के खिलाफ कभी खड़ा नहीं होता है। मतभेद होते हैं, सरकार से मतभेद होते हैं, सरकार की आलोचना करिए, प्रधानमंत्री की आलोचना करिए, पर देश के विरुद्ध जाके खड़े हो जाएं। एक बहुसंख्यक समाज को आप बिल्कुल नीचे दबाने की कोशिश करें, वो किसी और देश में नहीं होता, वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही होता है। तो ये जो वक्फ का मामला है, इस पे तो चोट होना ही है। वक्फ जो जेपीसी बनी है उसके चेयरमैन जगदम्बिका पाल है, उनको हटाने की मांग हो रही है क्योंकि वो उनकी मनमानी वहां पर चलने नहीं दे रहे हैं। मुद्दे की बात करने के लिए कह रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब ये संसद भवन इनका कहाँ से हो गया? आईजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनका कहाँ से हो गया? इनके बाप दादा तो सब तो यहीं के थे। ये अभी भी अपने बाबर को अपना बाप मानते हैं। ये मतलब बड़े आश्चर्य की बात है। इनका डीएनए टेस्ट तो करवा लें एक बार कि एक्चुअली में है किसकी औलाद, हिंदू की औलाद है कि वो मुगलों की औलाद है। बिल्कुल। जी एंटीलिया जो है मुकेश अंबानी का, उसको भी कहते हैं कि वो हम वक्फ का है। मतलब हर चीज, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, अभी आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा असदुद्दीन ओवैसी का कि हाँ। यूपी में 112 1,12,12,000 प्रॉपर्टीज है, जिसमें से 1,02,000 प्रॉपर्टीज का तो कागज ही नहीं है। जब कागज नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से होगी? इसका मतलब आपने जबरदस्ती लैंड माफिया का ये काम किया हुआ है। और एक्चुअली जो ये वक्फ बोर्ड का मामला है, ये मुस्लिम कम्युनिटी में ही आपस का झगड़ा है। मुस्लिम कम्युनिटी में एक है अशराफ वर्ग और एक है पसमानदा वर्ग। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक एलिट क्लास हो गई और एक बैकवर्ड क्लास हो गई, इसी तरह मुसलमानों में भी एलिट क्लास और बैकवर्ड क्लास है। वक्फ बोर्ड पे पूरे का पूरा एलिट क्लास का कब्जा है, जो इस वक्फ के बहाने गरीबों की संपत्ति, जहां मतलब उनको सरकार ने खुली छूट दी है कि आपको जहां मर्जी हो वहां पर आप कर लें। आज किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कब्र बना रखी है, मजार बना रखी है। हम्म। क्यों? जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो चुके हैं कि कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, सड़क के बीच में कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसको हटाया जाए।
केंद्र सरकार उसका क्यों पालन नहीं कर रही है? भाई आप क्यों तुष्टीकरण की तरफ जा रहे हैं जो इतने सालों से चलता रहा है? और वक्फ बोर्ड का ये मान के चलिए कि जेपीसी की जो रिपोर्ट आएगी वो एडवर्स रिपोर्ट आएगी, वक्फ बोर्ड के खिलाफ आएगी। ये इन लोगों को, विपक्षी दलों का आभास हो गया है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं, जेपीसी के चेयरमैन को बदलने की मांग कर रहे हैं। तो ये सब नाटक तो चलेगा, ये लंबा चलेगा। और मुझे जो लगता है कि अल्टीमेटली ये जो मोदी सरकार की नीति है कि कोर्ट में ले जाओ और डिसाइड करवाओ, बिल्कुल, वही होने वाला क्योंकि है। राम मंदिर को भी कोर्ट के थ्रू ही किया गया, 370 भी कोर्ट के थ्रू हुआ है। सर मेरा कंसर्न एक चीज का ये है कि जैसे ओवैसी हैं, ओवैसी और ओवैसी जैसे और जो मौलाना बहुत सारे जो लीडर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, इन लोगों ने वक्फ को रिलीजन की लड़ाई बना दिया है। ये स्ट्रेट अवे आकर के सबको अपना जो तबका है उसको कह रहे हैं कि मदरसे बंद कर देंगे, मस्जिदें गिरा देंगे और हमको कई जगह नहीं मिलेगी कि हम जाकर के अपनी इबादत कर सके। मतलब इसको रिलीजन के इन लोगों ने लड़ाई बना दिया है। और क्योंकि मुसलमान तबका जो है पढ़ा लिखा होता नहीं है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भावनाओं में बहने वाला तबका है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ओवैसी ने जो ये रिलीजन की लड़ाई बीच में लाके खड़ी कर दी है वक्फ को लेकर। हाँ, उनका तो कहना है कि ये सारी प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है। भाई अल्लाह ने कुछ तो आपको लिखित में दिया होगा, मौखिक आदेश से। तो हम तो कहते हैं कि सदैव भूमि गोपाल की, सारी भूमि जो है वो गोपाल की है, श्री कृष्ण भगवान की है। तो हमारे यहाँ तो तथ्य मौजूद हैं। आपकी किताब के कहीं कोई तथ्य मौजूद है तो बता दीजिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से आप सर्वे करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये जमीन किसकी है, अल्लाह की है कि गोपाल की है, ये पूरा तय हो जाएगा। आप उस वो नहीं करेंगे, आप सिर्फ आग लगाने वाले स्टेटमेंट देंगे। दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं ओवैसी, जो संभव हो नहीं पाएगा। ओवैसी का सपना यही कि मैं एक और पाकिस्तान खड़ा कर लूं हिंदुस्तान में। और ये जो आप कह रही हैं कि भावनाओं में बह जाता है, बिल्कुल गलत बात है। ये बहुत कट्टरपंथी होता है। इनकी जो धार्मिक किताब है उसमें हर आयात में दूसरे धर्मों के खिलाफ जहर उगला गया है। हम लोगों को मार दे, काफिरों को, हम सब काफिरों में आते हैं, वो भले क्रिश्चियन हो, आपका बौद्ध हो, जैन हो, कोई हो, सारी कम्युनिटी काफिर हैं। सारे इनको वो चाहिए, खलीफा चाहिए, खलीफा का राज चाहिए, गजवार हिंद चाहिए इनको। और आप ये जो देखते हैं कुछ जो सो कॉल्ड बड़े लिबरल मुसलमान है जो बातें करते हैं, तो ये एक इनका टर्म है अल तकिया। अल तकिया का मतलब ये है कि भले बन के अंदर से इन लोगों को काटते रहो। तो आप कुछ लोग जो देखते हैं यूट्यूब पर भी आती है, एक दो महिला बड़ी खुलकर बोलती है, वो सब पार्ट ऑफ अल तकिया है। उनके बहकावे में ना आए, आज नहीं तो कल उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। जैसे याना मीर पहले तो बीजेपी की बड़ी तारीफ करती थी, आपने देखा होगा, याना मीर बड़ा बीजेपी का फेवर करती थी। और जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो बीजेपी के खिलाफ हो गई। ऐसे ही एक और महिला सुप्रीम कोर्ट की वकील है, नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे किसके बारे में कर रहा हूं मैं, जिनकी भाषा इतनी असभ्य है कि कोई सभ्य महिला या सभ्य पुरुष उस भाषा को सुन नहीं सकता है। उनका भी वही अलतकिया वाला प्रोग्राम चल रहा है। जितने लोग आते हैं बीजेपी में आते हैं या हिंदुओं के फेवर में बोलते हैं, उनको लगता है कि हमको या तो बीजेपी में कोई पद मिल जाए, राज्यसभा की सीट मिल जाए, कहीं किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाए, किसी बोर्ड का सदस्य बना दिया जाए। नहीं बनते हैं तो वो फिर अपने असली रूप में उसमें आ जाते हैं। तो ये सारा खेल चल रहा है एक तरह से हिंदुओं को, जो बहुसंख्यक हैं हम लोग, उनको दबाने के लिए। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग आपस में इतने ज्यादा बटे हुए हैं कि हम अपनी आवाज उठा नहीं सकते हैं। होता क्या है कि हिंदू को कोई गाली दे दे, हिंदू को कोई तकलीफ नहीं होती। अभी जाट को आप गाली दे दीजिए, पूरा जाट समाज सड़कों पर खड़ा हो जाएगा। ब्राह्मणों को गाली दे दीजिए, पूरा ब्राह्मण समाज सड़कों पे आ जाएगा। वैश्य समुदाय को गाली दे दीजिए, पूरा वैश्य समुदाय सड़कों पे आ जाएगा। पर जहां हिंदू की बात आएगी, एक चिड़िया का बच्चा सड़क पर नहीं आता है। देखिए, मुस्लिम लोग जो कर रहे हैं वो माइट इज राइट वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं। और अगर हिंदू माइट इज राइट वाली पॉलिसी पे नहीं आया, भीड़ का मुकाबला भीड़ से नहीं करा, तो इनके घरों तक आंच पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है मुश्किल से 10 साल के अंदर अंदर पूरा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और
हम लोग सीधे हिंद महासागर ही हमारे लिए जगह बचेगी जहाँ के डूब के मरना पड़ेगा हम लोग। सर आपने एक बात ये सही बोली है कि जो मुसलमान है वो कट्टर है, बहने वाला नहीं है। और एक एक्सट्रीम अगर आप चीजें देखेंगे तो ये मुसलमान या तो पढ़ा लिखा है या फिर बिल्कुल पंचर बनाने वाला है। पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं उनसे भी तो खतरा हम लोग को हो गया है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं, अगर आप इंजीनियर बन जाते हैं, तो अलग तरीके का उनका एक नया राग शुरू हो गया है कि पेनिट्रेट करना मशीनरी के अंदर जाकर के और उसी मशीनरी से चीजें बनाना, जैसे बॉम्ब्स बनाना, ये इस तरीके का कुछ कंप्यूटर्स बनाना जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते चले जा रहे हैं। तो वो जो पंचर बनाने वाला जो तबका है, उसको ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। ये बिल्कुल आपका सही कहना। और वो जो पढ़ा लिखा तबका है, देखिए, वो उसका कहीं क्रिएशन की तरफ दिमाग नहीं चलता है, वो हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ रहता है। देश के खिलाफ, करेक्ट। बहुसंख्यक समाज के खिलाफ उसका कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहने का, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। अब वंदे भारत का आप देखते हैं, जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, अधिकतर तो वही है कि छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता वाला सारे लोग हैं, स्कल के पहन के घूमते रहते हैं। जो अभी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें भी मैक्सिमम जो लोग पकड़े गए सारे मुस्लिम हैं। एक मुस्लिम नेता ने खुद ने कबूल करा है कि जितने स्मगलिंग के धंधे हैं, जितने ब्लैक मार्केटिंग के धंधे, जितने खोटे धंधे हैं, उसमें 90% मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पर उनका स्टेटमेंट है। तो जिस समाज की मनोवृत्ति ऐसी हो, आप उसमें कितने परसेंट सुधार की उम्मीद कर सकते हैं? 2%, 4%, 5% हो गया। अगर 90% में से 5% लोग सुधरे तो भी 85% तो डिस्ट्रक्टिव ही है। आप उनको कैसे सुधारेंगे? तो आपको भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आपको किसने राइट दे दिया कि आप हिंदुओं के देवी देवताओं के उनके धार्मिक प्रतीकों का अपमान करें? आपके जरा सा कुछ बोल देते हैं धर्म के खिलाफ तो सर, धर्म मतलब सर तन से जुदा वाला मामला हो जाता है। तो हिंदू क्यों नहीं सर तन से जुदा होकर उतर आता है? क्यों नहीं हाथ पांव तोड़ने की बात करता है? जो मूर्ति पे लात मारता है उसकी टांग काट के उसके घर पहुंचा देता है। देखिए, लोगों को मेरी बातें एक्सट्रीमिज्म वाली लग सकती है, पर अब जमाना नहीं, सहने का सही है। नहीं रहा। हम अगर सहेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सही बात है सर। बिफोर कमिंग टू कनाडा एंड जम्मू कश्मीर, क्योंकि हम बात इसी उस पे कर रहे हैं, तो जैसे अभी जो बहराइच में हुआ है राम गोपाल मिश्रा के साथ में, मतलब हिंदुओं को क्या इतना भी राइट अब नहीं रह गया है कि वो अपनी शोभा यात्रा निकाल सके? कोई जुलूस नहीं होता है हमारा, हमारा शोभा यात्रा होती है। और जिस बर्बरता के साथ में रामगोपाल मिश्रा को मारा गया है, तो आप और ऊपर से ये कह देना कि आप वो मुसलमानी इलाके से क्यों गए? तो क्या इंडिया हमारा, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि साउथ अलग है और नॉर्थ अलग है, ये हर चीज को बांट रहे, उसी तरीके से क्या ये छोटे छोटे नेता जो है वो हर गली कूचे को मुसलमानी इलाका और हिंदू इलाके में बांट रहे हैं? और हम कब तक बिल्कुल, बर्दाश्त करेंगे इन सब चीजों को सर? ये हर शहर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस तरह से इन्होंने बना दिया है। काय का मुस्लिम बहुल इलाका, मुस्लिम हिंदू बहुल बिल्कुल। इलाकों में से ताजिए निकलते हैं, कितने लोग पत्थर मारते हैं? कोई पत्थर मारता है? इन कोई लोगों नहीं। को ऐसी क्या समझ सवार होती है? हमारे कितने मंदिरों में छतों पर पत्थर रखे होते हैं, हथियार रखे होते हैं, मारने के लिए लाठी तक तो मिलती नहीं है। ये पत्थर और हथियारों की बात तो बहुत दूर की बात है। तो इस कौम का तो ये है कि हमारे अलावा सब है, एक अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है और बाकी जो भी है सब नफरत के काबिल हैं। सारे धार्मिक स्थल इनके नष्ट करो, सारे इनके धार्मिक प्रतीक नष्ट करो, इनके जुलूस मत निकलने दो। कल से हिंदू भी आ जाए कि यहाँ से ताजिए नहीं निकलेंगे, हिंदू बहुल इलाका है, हम नहीं निकलने देंगे। बिल्कुल। और सबसे पहला समय काम तो आज। हिंदुओं को ये करना चाहिए, इनका आर्थिक बहिष्कार करें सीधा सीधा। ये आपके पैसों से ही आपकी वाट लगाने पे तुले हुए हैं। आपको सब्जी बेचते हैं, उसमें थूकते हैं, मूत्र का छिड़काव करते हैं, पता नहीं क्या क्या गंदगी फैला रहे हैं। कम से अभी धन्यवाद तो देता सर हूँ एक योगी जी नया। को कि बिल लेके आ रहे हैं कम से कम वो इस बात के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो सर एक नया वीडियो आया जिसमें कि मेरे ख्याल से एक मेड थी, हाउस मेड थी, जो कई सालों से काम कर रही थी और वो अपने यूरिन से आटा बना करके उसकी रोटियां बना के खिलाती। मतलब इनकी जो
जो दिमाग है इनको कहाँ तक पहुंच सकते हैं, मेरे को तो कभी कभी सच में समझ में नहीं आता कि इतनी जहालत कहाँ से आती है लोगों के अंदर। और मेरे ख्याल से 6-7 साल से उस घर में वो हाउसमेट का काम और बंदी कर रही थी। और तो सड़क पे मेरा अननोन लोगों के लिए थूकना, अननोन लोगों के लिए जो है अपना मुंह का कुल्ला करके पानी डाल देना, वो तो नॉर्मल है। मगर जो घर के अंदर काम कर रही थी, तो ऐसे लोगों को तो जो आपने कहा ना सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, और इन लोगों का इकोनॉमिक बॉयकॉट तो निकाल देना चाहिए काम से ऐसे लोगों को भी। बिल्कुल। तो मेरा तो ये कहना है कि हर एक हिंदू अपने घर के बाहर सुअर पालना शुरू कर दे। इनको सुअरों से सब सर लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हम हिंदू उतने गंदे हैं नहीं कि हम लोग, क्योंकि दे विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि हम उनकी गंदगी में उतर के आ जाएंगे तो उनको तो बहुत खुशी हो जाएगी। हालांकि हमारे तक वो नहीं नहीं आएंगे, मगर वो खुश होंगे कि हम भी गंदे हो गए। भाई, हर मोहल्ले में 25-30 सुअर छोड़ दे तो उस मोहल्ले में कोई घुसने की हिम्मत ना करे। लेकिन सर भरोसा नहीं लोगों का, ये लोग वो भी करना शुरू कर देंगे अपने। हम लोगों को काफिर तो समझते ही है, तो वो नहीं नहीं, कुछ भी कर सकते हैं सर। आपको एक बात और बता दूं, जैन मंदिर के जी। 1 किलोमीटर के दायरे में कोई मस्जिद नहीं दिखेगी, आपने गौर किया हो कभी तो? कौन से मंदिर सर? जैन मंदिर के 1 किलोमीटर के जैन दायरे मंदिर। में कोई मस्जिद नहीं होती है। हाँ। राइट राइट राइट। क्योंकि उसमें लिखा है कि नंगे से खुदा डरता है। तो जैन मुनि तो ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको कोई मतलब वो नहीं, हाँ। क्योंकि साधना से उनके तप से इतना उनको वो हो जाता है कि उनको दुनिया भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इनको ये लगता है कि बिल्कुल। हमने अगर देख लिया तो हमारी जितनी इबादत अभी तक करी वो सारी नष्ट हो जाएगी। तो हर मोहल्ले के आसपास 2-4 जैन मंदिर खोल दें और हर मोहल्ले में हाँ। 25-30 सुअर छोड़ दें। अल्टीमेट इलाज है फिर तो सर इन लोगों का हो जाएगा। अच्छा सर, अब मैं आती हूँ आपके पास पे कनाडा के ऊपर। जस्टिन ट्रूडो जो है उनको आखिर हो क्या गया है? क्योंकि खुलेआम पन्नू ने जो है सपोर्ट किया है, पन्नू ने बोला है हर चीजें उसको। और वो बंदा फिर भी एक पप्पू हमारे यहाँ पे है ही है, मंद बुद्धि बालक बुद्धि। और एक वो इंटरनेशनल बालक बुद्धि के नाम से वो भी अपना नाम कमा रहे हैं। तो इंडिया और कनाडा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? और अभी जो नए डेवलपमेंट्स देखिए, हुए हैं जिसमें कि सारे एम्बेसडर्स को जी। कनाडा असल में अमेरिका का पालतू है। अमेरिका जी। को भारत की तरक्की बर्दाश्त हो नहीं रही है, डायरेक्ट पंगा लेने की स्थिति में है नहीं। उसको अपने जी। हथियार भी बेचना है, फार्मा भी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ानी है। और ऑयल लॉबी का तो हम लोगों ने वैसे ही तहस नहस कर दिया है, रशिया से ऑयल खरीद खरीद के। हम्म। तो एक ऑयल लॉबी जो उनकी थी वो भी खत्म हो गई है। अब बची हम्म। फार्मा लॉबी और आर्म लॉबी। आर्म लॉबी भी हम लोग मेक इन इंडिया बना बना के अभी उनके जो आर्म लॉबी है उसको कमजोर कर रहे हैं। तो किसी न किसी बहाने भारत में अस्थिरता लाना चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने भारत की बदनामी हो। अभी न्यूजीलैंड का कोई लेना देना नहीं था, न्यूजीलैंड की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उनका स्टेटमेंट आ गया कि भारत ऐसा कर रहा है तो ये बहुत गलत कर रहा है। और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो का आया कि हमने कोई भारत को सबूत नहीं दिए नेचर के खिलाफ, हमको केवल इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी, उसके आधार पर हमने स्टेटमेंट दे दिया। खुद ने अपने स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर दिया कि मैंने जो कहा था वो सब बकवास थी। और कनाडा आज की स्थिति में भारत से पंगा लेकर घाटे में ही रहेगा। पाकिस्तान की स्थिति को प्राप्त होगा, आप देख लीजिएगा। ये चुनाव जीतने के लिए जो सारे ड्रामेबाजी चल रही है, सिखों के वोट लेने के लिए, सो कॉल्ड खालिस्तानी जो हैं उनके वोट लेने के लिए, और ये पाकिस्तान की स्थिति में पहुंचने वाला है बहुत जल्द। आज आप ये लिख के रख लीजिए, ये मैं जो देख रहा हूँ फ्यूचर, कनाडा का हाल भी वही होने वाला है। आपने बोला कि इंटरनेशनल पप्पू ये नहीं, एक और है जेलेंस्की, वो भी पाला हुआ, उसको पैसे हाँ। चाहिए हमेशा। हाँ वो भी है। वो भी है। तो सर कनाडा की तो इकोनॉमी, अगर इंडिया अपना हाथ खींच लेता है और इंडिया वही काम करता है जो पाकिस्तान के साथ में किया था, फायरिंग, किलिंग विदाउट फायरिंग अ बुलेट, तो इंडिया से इतना सारा स्टूडेंट जाता है वहां पे, मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त इकोनॉमी में वहां पे हमारा हाथ है। तो अगर हमारे स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है कि वैसे भी कम हो गए हैं जाने, और वहां पे जो बिजनेस हाउसेस है वो भी शायद शिफ्ट हो रहे हैं इंडियन जो है वहां के। तो अल्टीमेटली क्या होगा कनाडा का? कनाडा की स्थिति पाकिस्तान। वही बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश पाकिस्तान। बांग्लादेश के जितनी आपके गारमेंट इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री थी,
वो सारी शिफ्ट हो गई, 25% से ज्यादा तो यहाँ आ चुकी है। बांग्लादेश की बुरी स्थिति है। मालदीव अकड़ रहा था, क्या वो अल्टीमेटली आना हाँ, पड़ा। 50 कदम तो मोदी के। भारत से टकरा के इस समय किसी का गुजारा नहीं हो सकता है। भारत इतना मजबूत हो गया, अभी मनमोहन सिंह वाला नहीं रहा है कि देहाती औरतों की तरह जाके ओबामा के सामने रोएंगे कि देखो हमको पाकिस्तान ठोक के चला गया, 26/11 कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई सर आज की जगमीत स्थिति सिंह में एक हमारी जी इंटेलिजेंस एजेंसी इस स्थिति में है कि हमारे दुश्मन को वो किसी कोने में बैठा हो दुनिया के, वहां जाके निपटा सकती है। तो हम लोग कितने मजबूत हैं, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना मजबूत है, ये समझने की बात है। बिल्कुल अननोन मैन तो है ही है सर, हम लोगों के जो कोई नहीं जानता है कि कौन है, आके ठोक करके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कहाँ चले गए हैं वो लोग। सर एक प्रो खालिस्तानी कैनेडियन पॉलिटिशियन है जगमीत सिंह, और उन्होंने कनाडा में बोला है कि ही कॉल्स विद सैंक्शन ऑन इंडियन डिप्लोमेट्स, और सारे रिपोर्टर्स जो वहां पे बैठे थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं चलती है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिसका भाई सज्जन का नाम ले रहे हैं वो आ, इस जगमीत सिंह। ट्रूडो के, हाँ, जगमीत जी। सिंह, ये ट्रूडो के बॉयफ्रेंड रहे हैं। अब आप समझ जाइए बॉयफ्रेंड किस सेंस में रहे हैं। वो बहुत फोटो है सोशल मीडिया पे, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो अच्छा। ट्रूडो को ऑपरेट वो करते रहे हैं। अब फ्रस्ट्रेशन का जी। शिकार हो गए हैं और ट्रूडो हारने वाले हैं, ये भी पक्की बात है। आज उनसे कहा गया है कि वो अब त्याग पत्र दे दें, उनके बस का रोग नहीं है। अपोजिशन वालों ने भी अभी इनके खिलाफ झंडा उठा लिया है। तो अब देखिए इलेक्शन में क्या होता है। उनके स्टेटमेंट देने से कोई ऐसा, मतलब जियो पॉलिटिक्स पे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला ऐसा होने जाना नहीं है। खालिस्तानी खुद भागे भागे फिर रहे हैं, पन्नू खुद जी। छिपता फिर रहा है, एक जगह एक दिन से ज्यादा रुकता नहीं है। तो वो क्या जी। भारत को धमकाएंगे। वो अपना मेंटल लेवल ही तो बता रहे हैं सर, जब वो कह रहे हैं कि सैंक्शन लगा देना चाहिए ऑल द डिप्लोमेट्स, तो सारे डिप्लोमेट्स इधर के उधर हो गए, इंडिया के कनाडा, कनाडा के इंडिया में आ गए हैं। तो पॉलिटिक्स की इनको समझ नहीं है, इनको सिर्फ ये है कि जिस भी कंट्री में इनको रहना है उस कंट्री को नेस्तनाबूद करके खत्म कर देना है। और जब उनको जस्टिन ट्रूडो जैसा एक हमसफर, एक साथी जो आप कह रहे हैं बॉयफ्रेंड मिल जाता है, तो कनाडा का तो खत्म होना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिन है नहीं, हार्डली 5 years मोर, और शायद उससे भी पहले हो सकता है। अभी आपने एक खबर पढ़ी होगी पेपर में, जी। कि पंजाब गवर्नमेंट ने लॉरेंस के ऊपर से सारे बिश्नोई के ऊपर से सारे आरोप हटा दिए, जितने हाँ, आरोप लगे थे। पढ़ा था, पढ़ा था। पढ़ा था, ये आज की पेपर की खबर जी। है। जी। तो आपको नहीं लगता है इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। आप याद करिए पिछले साल डीजीपी की मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, अक्टूबर या जी। नवंबर में। उसमें मान साहब मौजूद थे। मान और अमित शाह की 2 घंटे अकेले मीटिंग हुई थी। आई रिमेम्बर। और तब मैंने एक यूट्यूबर के साथ प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था कि अब मान बीजेपी के हो गए हैं, बीजेपी के इशारे पे चलेंगे, और काम वही हो रहा है देखिए। तो केजरीवाल कहाँ गया सर? केजरीवाल तो हेलीकॉप्टर केजरीवाल में का घूमता है। केजरीवाल का तो वो आलम हो गया है कि ना कोई दर अपना ना कोई घर अपना, यूं ही सड़कों पे भटकता है, मुकद्दर अपना वाला, वो शेर गाते रहे। अब केजरीवाल का कोई भविष्य बचा नहीं है। नहीं है, मुझे भी लगता है सर, क्योंकि आतिशी मारेना को जो बिठाया, आतिशी मारेना सर लास्ट टाइम शायद आप ही के साथ में मेरा, जब हमने प्रोग्राम किया था तो उसमें मैंने शायद बोला था कि ये वो कुर्सी है जिसमें फेविकोल और शहद लगा हुआ है, जिसको छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता है। तो आतिशी मार लेना अभी तो शी इज गुडी गुडी, बट जब समय आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो कभी अपनी कुर्सी छोड़ना चाहेगी, नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं शीश महल छोड़ना का इतना चाहेगी। प्रेम था। हाँ बिल्कुल प्रेम था इतना शीश महल का कि पहुंच गई वहीं पे रहने के लिए। अब गॉड नोज अंदर क्या है। सर जम्मू कश्मीर पे आते हैं। जम्मू कश्मीर में स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस रहा है, भले ही जो है बीजेपी जीती नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें जो हालत केजरीवाल की हुई है एलजी के सामने, वही हालत उमर अब्दुल्ला की भी कर दी गई है। तो और वहां पे स्वेरिंग इन हुआ है
वहां पे स्वेरिंग इन हुआ है कल, और उसमें जो डेप्यूटी सीएम है वो हिंदू बने हैं, और सुरिंदर कुमार चौधरी उनका नाम है। वहां पे आप इसको कैसे देखते हैं, एक हिंदू डेप्यूटी सीएम का होना? देखिए, आजादी के बाद पहली बार अ, दो झंडे नहीं लगे। नहीं तो पहले जम्मू कश्मीर का झंडा लगता था और भारत का झंडा लगता था। सबसे पहली बात तो ये हुई है कि सिर्फ तिरंगा झंडा लगा हुआ था। सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने सालों में पहली बार। और उन्होंने, उमर अब्दुल्ला ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है। हाँ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ संविधान की इंडिया। शपथ ली है। पहले अल्लाह के नाम पे लेते थे, इस बार संविधान के नाम पे उन्होंने शपथ ली है। हाँ। और चुनाव जीतने के बाद उनका स्टेटमेंट ये था कि देखिए, मैं केंद्र सरकार से कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता हूं। मैं अपने प्रदेश की तरक्की चाहता हूं। मैं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये पहला स्टेटमेंट था कांग्रेस को झटका देने के लिए। कांग्रेस उनकी कैबिनेट में दो मंत्री चाहती थी, दो कैबिनेट मंत्री। उन्होंने साफ मना कर दिया। कांग्रेस ने अपना फेस सेविंग के लिए कह दिया कि भाई जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। तो कांग्रेस को उन्होंने झटका दिया। और कोई शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला सुधर गए, ऐसी स्थिति नहीं है। ये चूंकि उनकी पार्टी का पीडीपी जैसा हाल नहीं हुआ, क्योंकि कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं था। गुलाम नबी आजाद की पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह ले पाती। अगर गुलाम नबी आजाद की पार्टी मजबूत होती तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने विधायक नहीं जीतते थे। तो ये फिलहाल गुड़ी गुड़ी बन के अपनी जड़ें मजबूत करने का प्रोग्राम है। हाँ, ये है कि उन्होंने कांग्रेस की लाइन लेने से मना कर दिया है कि सीधे नरेंद्र मोदी से टकराव करें, केंद्र सरकार से टकराव लें। वो सारी स्थिति नहीं रहेगी। और पहली बात तो ये है कि कोई भी डिसीजन वो खुद नहीं ले पाएंगे। इनको कोई भी रिजोल्यूशन पास करना हो, कोई बिल पास कराना हो, कोई निर्णय लेना हो, तो 2 दिन पहले एलडी के पास भेजना होगा। एलडी का अप्रूवल होगा, उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार पूरे एलडी के पास है। पुलिस पूरी की पूरी एलडी के कंट्रोल में है। तो इनके पास रहा क्या? बैठ के मस्जिद में अजान देते रहेंगे बस। इसके अलावा इनके पास और कोई काम रहेगा नहीं। अगर हम उमर अब्दुल्ला को केजरीवाल के साथ में कंपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो ज्यादा सेंसिबल है, बिकॉज ही नोज द ग्राउंड रियलिटी। और केजरीवाल जो ढीठ बच्चे की तरह अभी भी पैर पटक रहा है कि नहीं, मेरे को मैं ही, मेरे पास सारी पावर होनी चाहिए, पुलिस भी मेरे को दे दो, सब कुछ मेरे को दे दो। और दिल्ली को फुल एक स्टेटहुड का, उसको एक पूरा का पूरा एक स्टेट बना दिया जाए, उसको हाफ स्टेटहुड ना उसको रखा जाए। इन सब चीजों में सर, कल मैं देख रही थी राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को, हालांकि इस पे बात नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा, मैं आपसे जरूर पूछूंगी। राहुल गांधी जो अपने आप को ग्लोबल लीडर की तरह पोर्ट्रे कर रहे थे, कल मैंने उनको देखा जो वो एलिगेशंस लगाते हैं पीएम मोदी के लिए कि मैंने उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, और उनकी छाती का साइज जो है वो 56 इंच से वो 36 इंच या कुछ ऐसे करके उन्होंने बोला था, वो हो गया है। कल मैं राहुल गांधी को देख रही थी कि वो खुद जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे आया हुआ था, और जो ग्लोबल लीडर को अपने आप को दिखाने का था वो कहीं पे धाराशायी हो गया था, और वो खुद बहुत डरे सहमे से बैठे हुए थे अखिलेश यादव के साथ। राहुल गांधी का आगे क्या? देखिए, राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस तो हरियाणा के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से डावाडोल हो गया। उन्होंने बिल्कुल। जो 4 जून को हवा बनाई थी, वो जो गुब्बारा हवा में 4 जून से उड़ रहा था, हरियाणा के चुनाव में उसमें पिन मार दी लोगों ने। उनके बिल्कुल। जातियों में बांटने की, धर्म में बांटने की नीति, हिंदुओं को अलग अलग बांटने की नीति वहां पे सक्सेसफुल रही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है बीजेपी की कि 9.5 साल जाट प्रदेश में नॉन जाट मुख्यमंत्री रहा है, और तीसरी बार भी नॉन जाट मुख्यमंत्री बनाया है। सबसे तारीफ की बात तो ये है। नहीं तो कहते थे कि बिल्कुल। हरियाणा है तो वहां पे जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो उन्होंने मिथ को तोड़ दिया है। देखिए, खट्टर जी को इसलिए हटाना पड़ा कि बहुत ईमानदार थे, बहुत मिलनसार व्यक्ति नहीं थे। ईमानदार थे इसमें कहीं अच्छा। किसी को कोई नहीं है। मिलनसार नहीं थे तो उनका जो ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता थे था उससे उतना कनेक्शन नहीं था। इसलिए 6 महीने पहले हटाया।
और ये जो सैनी जी है ये कंप्यूटर ऑपरेटर थे खट्टर जी के, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ओके, नहीं मुझे नहीं पता था हाँ, बारे में। हाँ, तो ये उनके कंप्यूटर ऑपरेटर थे। तो जब इनको बनाया गया तो लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था कि आपने तो खट्टर के कंप्यूटर ऑपरेटर को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। बट सैनी जी ने 6 महीने में इम्प्रूव करके दिखाया कि वो एक अपनी अलग पर्सनालिटी भी डेवलप कर सकते हैं, उनको मौका दिया जाए। ही हैज टू डू हिज वर्क। तो ये राहुल गांधी की जो हवा निकली है, हरियाणा से हवा निकल गई है, और मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो बची खुची है वो भी निकल जाएगी इनकी पूरी हवा। बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा देश को बेचने का जो काम बैकग्राउंड से जो चल रहा था ना, उसमें एक बहुत बड़ा उसको कहते हैं ना, माचिस की तीली लेकर के राहुल गांधी खड़ा हुआ था। और आई होप कि महाराष्ट्र के लोग भी अब उतने ही सेंसिबल हो जाएं जितने कि हरियाणा के लोग थे। तो हम थोड़ा सा होपफुल हो सकते हैं कि हम लोग सेफ्टी की तरफ में बढ़ रहे हैं। नहीं तो बहुत डेमोग्राफिकली जो चेंजेस आ रहे हैं और जिस तरीके से कट्टरवाद सामने आ गया है और अब हम ही को माइनॉरिटी बनाने के ऊपर तुला हुआ है, तो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी उससे। थैंक यू सो मच पंचोली सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला मेरे चैनल पे आने के लिए। बात तो हमें एक दो टॉपिक पे करनी थी, मगर जब मैं आपसे बात करना शुरू करती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो आप बहुत बेबाकी से दे देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत।